आज हम लोग करंट न्यूज एनालिसिस में करंट अफेयर्स के अंतर्गत दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये दोनों न्यायिक संबंधित अदालतों से जुड़ी हुई बातें हैं। जैसा आप न्यूज में देखे होंगे, उमर खालिद और सरजीत इमाम इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि ये दोनों महाशय है कौन? नाम सुना तुमने? किस संदर्भ में? आतंकवादी। वेरी गुड। ये दोनों पर दिल्ली में दिल्ली में CAA जब लागू हुआ था 19 में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो उसके खिलाफ में इन लोगों के ऊपर दिल्ली में दंगा भड़काने का आरोप है और ये लोग उसी वक्त जेल में बंद हैं। ये खालिद उमर खालिद जो है कश्मीर का है और सरजीत इमाम हमारे बिहार का ही है। जहानाबाद जिले में काको प्रखंड है, उसी से ये बिलोंग करता है सरजीत इमाम। दोनों JNU में पढ़ते हैं। JNU किसी जमाने में बहुत ही अच्छा मतलब इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी अभी भी है, टॉप यूनिवर्सिटी है, लेकिन आजकल वो आतंकवादियों का वामपंथियों का गढ़ बन गया है और अधिकांश भारत विरोधी बातों को पटेल जाता है। बहुत सी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। अच्छे लोग भी हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है, बहुत टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नंबर 1 है, लेकिन वहाँ ऐसे तत्वों को बहुत सारा मिलता है क्योंकि सुविधाएं बहुत है। JNU में रहना सस्ता है, खाना सस्ता है, अभी भी मात्र 100-200 रुपये सब हो जाता है। हाल तक तो 20 रुपये था महीने का रूम का किराया। 20 रुपये रूम का किराया सोच के हंसी आता है आज के ज़माने में। और पॉस एरिया में बहुत सुविधा है, अच्छा है, सब कुछ है। इसका कुछ लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और वो पढ़ाई का नहीं राजनीति का अड्डा बन कर रह गया है। और राजनीति भी कैसी, देश के हित में नहीं, देश के हित में, देश के विद्रोह में। अधिकांश यूनिवर्सिटी पिछले 15-20 वर्षों से JNU अच्छे कामों के लिए कम, बुरे कामों के लिए अधिक चर्चा कर रहा है। जब भी JNU का आज के किसी संदर्भ में नाम आता है तो किसी न किसी विवाद के रूप में ही आता है। ये बहुत ही बड़ी विडंबना चुका है। तो खैर लोग बैक टू टॉपिक। पिछले सप्ताह उमर खालिद और सरजीत इमाम को के बेल के ऊपर इन लोगों को बेल दे दिया जाए। केस वो चलता रहेगा। केस तो क्या है, हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी विलंब से चलती है कि कोई केस 15, 20, 25 साल तक चलता है। कितना तो ऐसा भी केस है कि मर जाता है, केस खत्म नहीं होता है। तो इसको बेल देने की बात चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल देने से मना कर दिया क्योंकि नहीं, आरोप बहुत गंभीर है, इन्हें बेल नहीं दे सकता है। यह राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। ये लोग दंगा भड़काए थे। नागरिक एक जगह बहुत चर्चा में आया तो उस समय जब आंदोलन CAA के विरुद्ध बोला था तो शाहीन बाग, क्या है शाहीन बाग, बहुत जबरदस्त चर्चा में था उस जमाने में। वही शाहीन बाग की घेराबंदी करके थे लोग और लोगों को भड़का करके दिल्ली में दंगे भड़काए गए थे 2019 में। और वहाँ कम से कम कितने लोग, उसी समय ट्रंप भारत आने वाले थे। अमेरिका उस वक्त के भी राष्ट्रपति थे ट्रंप। 20 में कार्यकाल खत्म हुआ, 16 से 20 अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थे, जो अभी थे, पहले भी थे। तो याद होगा कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था अहमदाबाद में, मोदी लेके गए थे। तो होता क्या है कि जब कोई महत्वपूर्ण नेता भारत में आता है दौरे पर, तो पिछले 15-20 वर्षों से परंपरा रही है, उसे पहले देख रहे हैं हम कि जब भी कोई महत्वपूर्ण विश्व नेता का आगमन भारत में होता है तो कुछ ऐसे तत्व है आतंकवादी, उल्टे खोपड़ी वाले, तो कुछ ऐसी घटनाएं घटते हैं कि न्यूज में ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप आ रहे हैं, पूरा मीडिया का अटेंशन उस पर है, लेकिन दिल्ली में दंगे हो गए तो उसके चलते वाइड कवरेज मिलेगा और उनके मान चाहे गलत हो सही हो अलग बात है, उनके मान को पूरा विश्व भर में चर्चा मिलेगी, हाईलाइट हो जाएगा। इसलिए प्राय ऐसा होता है कि जब कोई महत्वपूर्ण नेता, विश्व नेता भारत में आता है, कोई बहुत बड़ा इवेंट होना होता है,
जैसे मान लीजिए भारत में ओलंपिक हो रहा है, सपोज होने वाला है 26 में शायद प्रस्तावित जब तक हो जाए, या कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है, कोई बड़ा आयोजन हो रहा है, तो उस वक्त जितने आतंकवादी संगठन है जो राष्ट्र विरोधी सोच रखते हैं, वो लोग चाहते हैं कोई घटना कर दीजिए, कांड बड़ा सा कि न्यूज में आ जाएगा। तो वही डोनाल्ड ट्रंप के आगमन के समय ही दिल्ली में बहुत भयंकर दंगे हुए थे। उस दंगे में बहुत लोग मरे थे और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उसमें 53 लोग मरे थे, 53 लोगों की जान गई थी उस दंगे में। इसी केस में ये दोनों आरोपी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने लोगों की जान गई थी इन लोगों के बहकावे में, इन लोग भी भड़काया था, दंगा को लीड किया थे लोग, तो इसलिए इन लोगों को जमानत देना उचित नहीं है, जमानत नामंजूर कर दिया गया। यह न्यूज में क्यों आ गया और ज्यादा हाईलाइट क्यों हो गया? अभी न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं ममदानी, जोहरान ममदानी, वो भारतीय मूल के हैं। भारत में एक फिल्म डायरेक्टर, भारतीय मूल के डायरेक्टर है हॉलीवुड की मीरा नायर। सलाम बॉम्बे बनाई थी बहुत पहले, हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो ये फिल्म बहुत चर्चे में थी, सलाम बॉम्बे। तो उस वक्त उन्हीं का बेटा है मीरा नायर का, उन्होंने किसी पुत्र से शादी किया था, वही ममदानी बना है न्यूयॉर्क का मेयर। तो यह न्यूज और क्यों चर्चा में आ गया कि ममदानी ने एक लेटर लिखा था, ओपन लेटर भारत के लिए, कि इन लोगों को मानवता के आधार पर जमानत दे दिया जाए। तो चूंकि न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है और पहली बार कोई अश्वेत व्यक्ति, मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति वहाँ पर मेयर बना है, तो उसके बात को थोड़ा महत्व दिया गया। तो ये न्यूज और हाइप हो गया, ज़्यादा चर्चा में आ गया कि ममदानी ने भी इन लोगों की जमानत की पैरवी की थी। तो कुछ लोगों को उम्मीद बंदी थी कि हो सकता है सरकार या न्यायपालिका को दबाव में आ जाए, जमानत मिल जाए, लेकिन जमानत नहीं मिला, फिर रिजेक्ट हो गया। तो इसके विरोध में अगले दिन दिल्ली में जेएनयू कैंपस में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए गए, उनके पुतलों को जूते से पीटा गया विरोध में कि जमानत क्यों मंजूर कर दिया गया। तो यह स्थिति है। एक कश्मीर का है और एक शरजील इमाम जहानाबाद का, बिहार का है, काको प्रखंड का। इसके पिताजी का नाम है अकबर इमाम। इस अकबर इमाम जो है 2005 में जनता दल यू के टिकट पर काके से चुनाव लड़े थे। काके विधानसभा सीट भी है बिहार में। तो नीतीश कुमार की पार्टी की एक कैंडिडेट रहे थे, हालांकि हार गए थे। ये इनका बैकग्राउंड है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिता का एक और भी खूबी बता दे रहे हैं। जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी फर्स्ट टाइम में, तो अकबर इमाम ने अपने बेटे को बोला था, शरजील इमाम को, कि तुम भारत छोड़ दो, अमेरिका में पढ़ो, वहीं नौकरी करके बस जाओ, क्योंकि तुम्हारे जो विचार हैं वो ऐसे हैं कि तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, राजनीति में जाओगे और जेल में डाला जाओगे। ये शरजील इमाम का ख्वाब है, इस अपने लोगों के बीच में कहता है, तकरीर देता है, बहुत भाषण अच्छा देता है। अच्छा मतलब कि अपने जो इसके समर्थक हैं, जो इसको वो एनकरेज कर सकता है, उनको इस प्रकार से प्रोपेगेंडा करता है कि भारत के खिलाफ में पूरा मतलब की मानसिकता तैयार होता है। इसने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था, इसके लिए जेल में गया था, कि भारत का नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन मतलब पूर्वोत्तर राज्य जो होते हैं असम वगैरह, पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक कॉरिडोर है सिलीगुड़ी के आसपास में, उसको चिकन नेक कहते हैं, और मात्र 40 किलोमीटर चौड़ा है और लंबा है। वो यही जो एरिया है वह भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ता है। भारत नॉर्थ ईस्ट का जो पोजीशन है नक्शा में, नॉर्थ ईस्ट लोग यहाँ आएगा, इस पोर्शन में आएगा। तो यह जो चिकन नेक है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट को पूरा इंडिया से जोड़ता है। ये कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग इसको काट दें, भारत से काट दें, ब्लॉकेड कर दें, उस रास्ते पर कब्जा कर लें। रेल नेटवर्क वहाँ बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, अभी काम चल रहा है, रेल नेटवर्क की कमी है, मेन मुख्य यातायात का साधन सड़क है। तो माल की सप्लाई, लोगों का आवागमन या फौजों का आगमन, ये सब कुछ मुख्यतः रोड रूट से होता है। नॉर्थ ईस्ट में सब तक तो ठीक है, गुवाहाटी से बहुत सारे ट्रेन जाते हैं सब, लेकिन उसके और आगे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सब राज्यों में जाने के लिए रोड ही एकमात्र बेहतर साधन है। जैसा कहना यही था कि हम लोग जहाँ से नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, वेस्ट इंडिया से, बाकी भारत से नॉर्थ ईस्ट जहाँ जुड़ता है वहीं पर
ब्रेक लगा दें। ब्रेक कैसे लगा दें? सशक्त रूप से हम लोग कब्जा कर लो उस पूरे रूट पर, वहाँ पर कितनी गंदगी फैला दे, मलबा, कूड़ा, करकट, पकाना, मल मूत्र, कचरा कचरा, ईंटा पत्थर सब रख दें, तो उसको साफ करने में 1 महीना लग जाए। और 1 महीना तक वो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो पूरे भारत से कट जाएगा। तब भारत सरकार हम लोग की मांग मानेगी। मांग क्या मानेगी? यही मांग, पुराना मांग, जम्मू कश्मीर को अलग कर दो और बहुत सारा CAA रद्द कर दो। और जो उन लोगों की मांग हो सकती है जो कि आतंकवादी कराती है प्रायः, या किसी को रिहा करने को बोलेगा। आतंकवादी बहुत सारे जगह बंद रहते हैं, किसी को जो मांग मनाना मनवा लेंगे हम। एक पूरा 7 स्टेट नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, उन सबको हम पूरे देश से काट देंगे तो सरकार जरूरी मजबूर हो जाएगी बात मानने के लिए। यही का साजिश था। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर एक तकरीर दिया था, भाषण दिया था, तो इसके लिए इसको पकड़ा गया और इसको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला और दिल्ली जेल में है इस आरोप। ये मुख्यतः दिल्ली दंगे के लिए था। यह नॉर्थ ईस्ट को काटने का थ्योरी दे रहा था, इसका भी दिल्ली दंगे भाग था, तो इसलिए दोनों गिरफ्तार किया कि दोनों साथ साथ अभी तिहाड़ में है और जमानत नहीं मिली है, इसलिए ए न्यूज में थे। ठीक है, यह टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आज का दूसरा टॉपिक वो भी कोर्ट से ही जुड़ा है। दूसरा मामला भी कोर्ट से ही जुड़ा हुआ है। यह मामला है IRCTC घोटाला। आप लोगों ने सुना होगा, ये भी बहुत न्यूज में है। हाँ, अभी भी IRCTC फुल फॉर्म पूछता है। हाँ, इसको नहीं आता। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे, ये इंडियन रेलवे की सहयोगी संस्था कंपनी है। वंदे भारत में जितना लग्जरियस ट्रेन चली है सब यही चलता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, हम लोग रेल का टिकट बुक करते हैं, तत्काल वगैरह टिकट ऑनलाइन IRCTC के साइट से ही करते हैं। 2004 से लेकर 2009 तक जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में घोटाला हुआ था। है क्या घोटाला बता? 2004 से 9 के बीच में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तो उस समय उनके रेल मंत्री के कार्यकाल में एक घोटाला हुआ था। लेकिन उजागर कब हुआ? 2017 में, तो उनके रेल मंत्री से बहुत दिन के बाद पद से हटने के 8 साल के बाद एक घोटाला उजागर हुआ। उस घोटाला को उजागर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी सुशील कुमार मोदी की, जो मर गए, मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री थे वो। उन्होंने घोटाले को उजागर किया था। एक घोटाला था IRCTC कुछ होटल चलाती थी, अभी चलाती है, तो उन होटलों को हवाला दिया है कि होटल घाटे में चल रहे हैं, इनका ठीक से विकास नहीं हो रहा है, तो उन होटल को प्राइवेट पार्टीज को दे दिया। ठीक है, तो जो टेंडर निकला वो टेंडर के शर्त के अनुसार लालू प्रसाद, ऐसा आरोप है, हम नहीं कर रहे, हम इसको अलग से कोई चार्ज फ्रेम नहीं कर रहे किसी पर, आरोप यही है कि IRCTC के होटल को लीज पर देने के लिए जो टेंडर निकाला गया, टेंडर समझते हो ना, किसी सरकारी काम को ठेका टेंडर, हाँ बोली लगता है, ऑक्शन टेंडर जो निकला, उस टेंडर के शर्तों में हेर फेर किया गया
ताकि लालू प्रसाद यादव उस समय जो रेल मंत्री थे उनकी इच्छा के अनुसार उनके पसंदीदा कंपनी को ठेका मिल जाए, ठीक है। यानी कि जो शर्तें थी, कुछ जो ऐसी शर्तें थी कि जो उनकी कंपनी पूरी नहीं कर रही थी। एके होल्डिंग्स नाम की कंपनी थी, कोई अमित कात्याल नाम का मालिक था, वो पटना का ही है, वो पटना का होटल कारोबारी था। उसको IRCTC की 2 होटल थी, एक कराची में और एक पुरी, एक कराची में और एक पुरी। होटल का नाम था बियना, बंगाल नागपुर रेलवे खंड था, उसी का नाम से होटल चल रहा था कराची और पुरी में। इन IRCTC की 2 होटलों को, इन 2 होटलों को इस अपनी मनपसंद कंपनी को देने के लिए उन्होंने टेंडर के शर्तों में परिवर्तन करा दिया और वो उनको ठेका मिल गया होटल का, ठीक है। अब सोचिए कि ठेका मिल गया तो जब हम शर्तों में हेर फेर करा के किसी को ठेका दे रहे हैं तो जाहिर है कि कुछ फायदा भी होगा, ऐसे क्यों करें। तो यही लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के और सदस्य को, राबड़ी देवी, मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप, ये चारों आरोपित हैं। इसके अलावा रेलवे के कई अधिकारी भी इसमें फंसे हुए हैं। अब रेल मंत्री मान लीजिए कथित रूप से शामिल है उसमें घोटाले में, तो अफसर लोग तो इन्वॉल्व हो ही जाएंगे ना। अब रेल मंत्री के बाद किसको हिम्मत काटने का, अफसर लोग सभी लोग हैं, अपने गए साथ में औरों को लपेट लिए, तो लोग भी उसमें शामिल है। रेल मंत्रालय उस समय के बहुत से अधिकारी कर्मचारी, बहुत लोगों का आरोप है। लालू प्रसाद यादव के परिवार के 4 लोग, लालू जी, राबड़ी, तेज प्रताप, तेजस्वी, चारों आरोपित है। 3 लोग पर केस चल रहा है, टेंडर में हेरा फेरी करके लाभ कमाया। अब लाभ क्या कहा गया कमाया है, लाभ कमाया गया कि जो होटल कंपनी जो था कात्याल की, अमित कात्याल की कंपनी, उसका पटना में सगुना मोड़ के पास बहुत बड़ा प्लॉट, वो उनको बहुत कम दामों में दे दिया गया। लारा एसोसिएट के नाम पर एक कंपनी बनाई गई, लारा एसोसिएट, उसको बहुत कम बाजार मूल्य से बहुत कम दाम पर बहुत कीमती जमीन सगुना मोड़ में कमर्शियल एरिया भी आजकल है, वहाँ पर दिया गया है। वहाँ पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल लारा मॉल बन रहा था, लारा मॉल बन रहा था। इसको अलग अलग पड़ेगा तो स्पष्ट हो जाएगा। लालू, राबड़ी, अब समझ में आया लारा क्या है, अलग अलग। लारा नाम का मॉल बन रहा था, बिहार का सबसे बड़ा मॉल कहा गया था बनेगा, उसमें मिट्टी भराई उड़ाई सब हो रहा था। इसमें भी घोटाला, मिट्टी भरने में भी घोटाला। अब वो कह सकता है क्या नाम समझ में गया, लाडू के लिए, राबड़ी के लिए, सुनने में एक साथ लारा और अच्छा लग रहा है। तो इसको वहाँ मॉल बनने लगा, तो मॉल बनेगा तो वहाँ जब खुदाई हुआ, निर्माण कार्य चलेगा तो मिट्टी निकलेगा ना। तो मिट्टी को क्या किया जाए, उसमें भी कुछ कमा लिया जाए, मिट्टी बेचारा काहे फोकट में जाएगा। तो मिट्टी को कहाँ खपाया गया, पटना के चिड़ियाखाना में। घोटाला पर घोटाला, परत दर परत जुड़ते गया है और बुरी तरह फंस गया है। वो क्या किया गया, उस समय याद होगा कि नीतीश कुमार पलटी बात उधर चले गए थे उस जमाने में, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे और तेज प्रताप यादव जो लालू जी के बड़े बेटे हैं वो वन एवं पर्यावरण मंत्री थे। तो पटना चिड़ियाखाना जब जाओगे मेन गेट पर लिखा हुआ है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वह चिड़ियाखाना पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है और तेज प्रताप यादव उसके मंत्री थे। तो खेल ऐसे हुआ कि चिड़ियाखाना का जो सरफेस एरिया है, ग्राउंड, उसको फ्रेश मिट्टी डाला जाए, पौधों के लिए ठीक रहेगा, घास के लिए ठीक रहेगा, जो आएंगे दर्शक देखें उनके लिए ठीक रहेगा। भाई बहुत बड़ा पार्क है पटना चिड़ियाखाना, बहुत बड़ा एरिया है, उसको नया मिट्टी दिया जाए। तो वही मिट्टी यहाँ लाया गया और 90 लाख रुपया में वो मिट्टी, मॉल की जो खुदाई हुई थी मिट्टी, 90 लाख में वो मिट्टी को बेचा गया। ये भी एक घोटाला।
अब बोले इसमें कैसे घोटाला हो गया? तो कोई सरकारी काम का ठेका दिया जाता है तो उसको बकायदा उसका बिडिंग होती है, टेंडर, उसको बोली निकाल करके टेंडर के बगैर प्रोसेस को फॉलो करके ना किसी कंपनी को देंगे मिट्टी भरने का ठेका, कि अपना ही मॉल खोद है, अपने ही मिट्टी ला के उसमें डंप कर दिए और 90 लाख पॉकेट में डाल दिए। ऐसे घोटाला हो गया ही, बिना टेंडर और प्रोसेस को फॉलो किए कि उस मॉल का मिट्टी बेचा गया चिड़ियाखाना में, ये वाला हो गया। तो यही सब केस चल रहा था। मतलब इनका अपील क्या था कोर्ट का? लालू प्रसाद यादव के वकील ने कहा था कि ये फॉल्स केस है, इनको राजनीतिक कारणों से फंसाया जाता है। खैर लालू जी हो या कोई भी हो, कोई भी नेता किसी कांड में घोटाला फंसता है तो उसका पहला स्टेटमेंट क्या होता है? राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में राजनीतिक द्वेष से मुझे फंसाया जा रहा है, राजनीतिक पॉलिटिकल मोटिव है, राजनीतिक कारण से फंसाया जा रहा है, हम ऐसा कुछ किए हुए नहीं है। और उसका सफाई भी कोई देता है तो उसका भी कारण राजनीतिक ही होता है। तो पॉलिटिकल मोटिव्स के आरोप लगा दिए गए थे। कोर्ट में ही अपील किया गया था कि घोटाला वोटाला कुछ नहीं है, राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। और हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए, लालू प्रसाद यादव बुजुर्ग है, बीमार रहते हैं, तो रोगी तो है ही, तो स्वास्थ्य को देखते हुए या मतलब केस चलाने की अनुमति न दी जाए, यही अपील किए थे। लेकिन हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने इनके बेल को रिजेक्ट कर दिया। पहले बात बताया था वो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट किया था, ये वाला हाईकोर्ट रिजेक्ट किया था। यही दोनों केस जो न्यायपालिका जुड़े केस थे, ये दोनों चर्चा में रहे थे। ये करंट अफेयर्स का आज का टॉपिक खत्म होता है। अगला अब आज से लेकर 2-3 जो घटना घटेगी मुख्य, उसके चर्चा सोमवार को की जाएगी।